गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार परमाणिक, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं पीजी इतिहास विषय सेमेस्टर 4 जो पेपर सीसी 11 ग्रुप बी स्पेशलाइजेशंस पेपर से रिलेटेड है संबंधित एक टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है मुगल स्थापत्य कला शैली का वर्णन। मुगल वंश का संस्थापक बाबर मुगल वंश की नींव 1526 ईस्वी में डाली थी। इससे पहले भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई और तुर्की सुल्तानों शासकों के द्वारा अपने शासनावधि के दौरान स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो नवीन रचनात्मक शैलियों को अपनाया गया और जो विकास हुआ, ऐसा माना जाता है कि मुगल काल में कुछ परिवर्तनों के साथ स्थापत्य कला विकास के चरम शिखर पर पहुंच गया। स्थापत्य कला शैली विशेषकर मुगलकालीन स्थापत्य कला शैली का मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और तुर्की शासन की स्थापना के बाद हिंदू मुस्लिम कला शैली का समन्वय का जो विकास हुआ वो कला के विभिन्न क्षेत्र में दिखाई पड़ी और कला का क्षेत्र इससे बच नहीं पाया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर से लेकर शाहजहां तक जो नवीन हिंद इस्लामिक कला शैली का जन्म हुआ, समन्वय हुआ, उससे मध्यकालीन इतिहास के पन्ने में इंडो ग्रीक शैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह भी माना जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब कला शैली में विशेष अभिरुचि नहीं रखते थे, जो कि उनके संरक्षण से कला शैली बाहर रहे हमेशा। लेकिन पूरी तरह से ये बात स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक मुगल शासक औरंगजेब को छोड़कर सभी महान स्थापत्य कला के निर्माता थे, जैसे कि मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर स्थापत्य कला के बहुत बड़े पारखी थे और तुर्की शासन
स्थापित स्थापित होने के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तुर्की सुल्तानों शासकों के द्वारा जो निर्माण किया गया था, उससे बाबर अरुचिकर प्रतीत हुए। उससे देख के वे रुचिकर नहीं होते थे। इसलिए बाबर के बारे में ये बोला जाता है कि हिंदुस्तान में जो कला कौशल के विकास हुए तत्कालीन समय में, उसके विचार अच्छा नहीं थे। लेकिन बाबर ग्वालियर स्थापत्य कला से काफी प्रभावित हुए। मानसिंह और विक्रमादित्य के स्मारकों, इमारतों से काफी प्रभावित, प्रोत्साहनोत्पादक प्रतीत हुए। उसने अपनी आत्मकथा में यानी कि बाबरनामा में ये लिखा है कि हिंदुस्तान में बिना किसी योजना के विभिन्न स्थलों पर जो सुंदर स्मारक या कला के विभिन्न रूप बने हुए हैं, काफी अच्छे लगते हैं। और इस तरह से बाबर ने ग्वालियर, आगरा, सिकरी, धौलपुर, बयाना आदि में कई स्नानागार, कुएं और तालाब बनवाए थे। लेकिन इनकी सुदृढ़ता के अभाव में अभी शेष नहीं है। अगर देखा जाए तो अब तक में इनके द्वारा निर्माण किए गए पानीपत का काबुली बाग और संभल के जामा मस्जिद ही शेष बचे हुए हैं। एक अन्य मस्जिद का निर्माण बाबर के निर्देशानुसार अब्दुल बाकी ने अयोध्या में करवाया था। बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर आसीन होते हैं। हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि जितने दिन ये मुगल राजकाज के समय को अपने पास रखे, पूरी शासनावधि इनका लड़खड़ाते हुए बीता और इन्हें इस तरह के स्थापत्य कला शैली के निर्माण के लिए कभी समय ही नहीं मिला। दीन पनाह का जो निर्माण इनके द्वारा किया गया, काफी शीघ्रतापूर्ण इनकी पूर्णता हुई थी। इसलिए इनका अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। उसने आगरा और हिसार के फतेहाबाद में 2 मस्जिदों का भी निर्माण कराया था, जिनके अवशेष अभी भी शेष है, परंतु
इन्हें देखकर तत्कालीन कला अथवा निर्माण योजना के बारे में संबंध में कुछ भी कहना कठिन है। वास्तविकता अगर देखा जाए तो मुगल काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली का निर्माण अकबर के शासन काल से शुरुआत होती है। अकबर एक ऐसे शासक हुए जो मुगलकालीन इतिहास में महानता की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है, जाना जाता है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कलात्मक स्थापत्य कला शैली में समन्वय को और भी विकसित किया। इनके द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न प्रकार के दीवाने आम, बुलंद दरवाजा और काफी सुंदर सुंदर स्मारक भवनें बनवाए गए और इसलिए कई इतिहासकारों के द्वारा फतेहपुर सीकरी को ऐसा माना जाता है कि अकबर शिल्पकला के जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, फतेहपुर सीकरी में साबित कर दिए। इनके दरबारी कवि इतिहासकार अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि शहंशाह भव्य भवनों की योजनाएं बनाते हैं और अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पाषाण तथा मिट्टी के वस्त्र पहनाते हैं। आज की इस क्लास में इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जो बातें बाकी है पूरा कर दूंगा।